गयासुद्दीन तुगलक हमने पढ़ लिया। गयासुद्दीन तुगलक की अफगानपुर के अंदर मृत्यु हो जाती है। वो जो लकड़ी का महल था वो उसके ऊपर गिर गया था। वो उसी के बेटे जुन्ना खान ने बनाया था, और जुन्ना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और कोई नहीं, ये जुन्ना खाई था, जो गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही जो अन्य नाम है या वास्तविक नाम है वो था जुन्ना खां। वास्तविक नाम क्या था? नाम जुन्ना खां। एक नाम इसका जुन्ना खां था, एक इसका एक अन्य नाम और था, या उपाधि टाइप भी कह सकते हो, उलुग खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जुन्ना खां था। जुन्ना खां एग्जाम में नहीं आए तो उलुग खां कर देना। ठीक है, ये इसके नाम थे। इसकी कई उपाधियां भी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। उप, उपाधियां देखो, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे दुनिया का खान कहा जाता था। दुनिया का खान। उसके अलावा इसे अब्दुल मुजाहिद कहा जाता था। अब्दुल मुजाहिद। अब्दुल मुजाहिद भी इसी का ही उपाधि है, दुनिया का खान। इसे जिले इलाही कहा जाता था, अल्लाह का प्रतिनिधि, जिले इलाही। ये इसने सिक्कों पर भी लिखाया था, अल्लाह का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। ये उपाधि इसने सिक्कों पर लिखवाई। ये उपाधि जिले इलाही की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसने धारण कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक से पहले सबसे पहले जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की, और तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण की है। एक इसने अल सुल्तान की उपाधि धारण की, अल सुल्तान। तो ये सब उपाधियां इसी की हैं। अगर बात करूं, इतिहासकारों ने इसे कई उपनाम दिए हैं। ये उपाधियां क्या होती है और उपनाम क्या होते हैं, कईयों को तो ये भी अंतर नहीं पता। उपनाम क्या होता है और उपाधि क्या होती है? उपाधि तो उस समय वो धारण करता है, और उपनाम तो बाद में भी कोई दे सकता है। जैसे अभी मैं इसको कोई उपनाम दे दूं, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे कई उपनामों से जाना जाता था। इसे कहा जाता है धनवानों का राजकुमार। धनवानों का राजकुमार। इसे धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मोनेरियस। प्रिंस ऑफ मोनेरियस कहा जाता है इसे। प्रिंस ऑफ मोनेरियस। अंग्रेजी में भी लिखा आ सकता है, धनवानों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मोनेरियस किसे कहा जाता है। कहा किसने था? एडवर्ड थॉमस ने कहा था। एक अंग्रेज है एडवर्ड थॉमस, उसने इसे धनवानों का राजकुमार, या अंग्रेजी में लिखा है प्रिंस ऑफ मोनेरियस, इसे कहा जाता है। तो ये एक तो उपनाम ये। एक इसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्री। मुद्रा मतलब होता है सिक्के, सिक्कों पर इसने काम किया था। यह पहला सुल्तान हुआ था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। वो अपन आगे बात करेंगे क्या थी ये सांकेतिक मुद्रा। ये इसने चलाई, इसलिए इसे मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। पागलपन का अंश, कि इसके अंदर पागलपन का अंश था।
कहा गया कि इसके अंदर पागलपन का अंश था। यानी आप पढ़ोगे, अभी इसकी योजनाएं पढ़ोगे, इसने अपनी योजना लागू करने के लिए रक्त बहाया, लेकिन योजना लागू की इसने, और वो सभी योजनाएं लगभग इसकी फेल हुई। तो इसमें कहा गया कि पागलपन का अंश है। एल्फिंस्टन ने कहा है, किसने कहा है? एक अंग्रेज, अल्फिंस्टन। अल्फिंस्टन ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु मतलब खून का प्यासा। अपनी योजना लागू करने के लिए ये किसी का भी खून भी बहा सकता था। अपने काम में कोई भी बीच में आए तो उसको मरवा देता था। तो रक्त पिपासु कहा जाता है। इसकी तुलना अरस्तु से भी की जाती है, क्योंकि इसकी भी दर्शन में, खगोल में जो है वो इसकी रुचि थी। विज्ञान में, अरस्तु की विज्ञान में रुचि थी, इसकी भी विज्ञान में, आयुर्विज्ञान के अंदर कई, खगोल में कई चीजों में इसकी रुचि थी, इसलिए अरस्तु भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। तो जुन्ना खां इसका वास्तविक नाम, अन्य नाम उलुग खां, दुनिया का खान, अब्दुल मुजाहिद, जिले हिलाही सिक्कों पर अल सुल्तान। इतिहासकारों ने धनवानों का राजकुमार एडवर्ड थॉमस ने कहा है। मुद्रा शास्त्री, पागलपन का अंश एल्फिंस्टन ने बताया। रक्त पिपासु अरस्तु, इसे कई नामों से इसको जाना गया है। खगोल, गणित, आयुर्वेद में इसकी रुचियां हुआ करती थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अब अपन बात करते हैं इस मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसका जो राज तिलक हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। राज तिलक, इसका राज तिलक हुआ था लाल महल के अंदर। ये लाल महल दिल्ली के अंदर है, जो बलबन ने बनाया था। तो लाल महल के अंदर इसका राज तिलक हुआ था, बलबन का बनाया हुआ था ये, दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था इसका राज तिलक, लाल महल में। लाल महल जो है बलबन का बनाया हुआ था। अब देखो इतिहास में ये, इसको पागल बादशाह, रक्त पिपासु कई नामों से जाना गया है। कारण है इसने कई योजनाएं लेकर आया ये। इसकी योजनाएं देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, 5 योजनाओं पर जिक्र करेंगे। और ये पांचों योजना का विस्तार से वर्णन किया है। इन 5 योजनाओं की जो जानकारी देता है हमें जियाउद्दीन बरनी देता है। जानकारी कौन देता है? बरनी। इसकी 5 योजनाओं की जानकारी हमें बरनी देता है। तो इसकी पांचों योजनाओं के बारे में देखो, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसने कौन कौन सी योजना बनाई। तो नंबर 1, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। नंबर 1, इसने राजधानी बदली और इसने राजधानी बनाई देवगिरी। दिल्ली की जगह पर देवगिरी, देवगिरी को राजधानी बनाई। दिल्ली को छोड़ा और देवगिरी को राजधानी बनाई। पहला काम इसने ये किया, देवगिरी को राजधानी बना दी। ये महाराष्ट्र के अंदर है। दिल्ली के स्थान पर अंदर की बातें भी आती हैं। देवगिरी महाराष्ट्र को राजधानी बनाई। देवगिरी को राजधानी बनाई और देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम रखा दौलताबाद। क्या नाम रखा? तो देवगिरी की जगह एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है कि दौलताबाद को राजधानी बनाई, इसी ने नाम रख दिया दौलताबाद। देवगिरी का एक अन्य नाम भी प्रचलन में था, जो मुसलमानों के देवगिरी पर आक्रमण के बाद में ये नाम इसका प्रचलन में चलता था। वो था कुतुल इस्लाम। कुतुल इस्लाम देवगिरी को कहा जाता था। देवगिरी कई मुस्लिम सूफी संतों का स्थान रहा है। देवगिरी
दौलताबाद इसने देवगिरी पर कब्जा किया और इसका नाम इसने दौलताबाद रखा। देवगिरी को राजधानी बनाई, ये बात है 1327 के आसपास की। 1327 के आसपास में इसने देवगिरी को राजधानी बना लिया। आखिर दिल्ली से इतनी दूर राजधानी क्यों बनाई, कारण क्या था? भाई कहां तो दिल्ली, कहां महाराष्ट्र। नक्शे में देखें तो अपन, अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो हम देखते हैं कि भाई ये रहा दिल्ली, ये रहा देवगिरी। इतनी दूर राजधानी दिल्ली छोड़कर देवगिरी इतनी दूर का क्या लेने आया? तो नंबर एक कारण था, इसके कई कारण है उपयुक्त सभी भी, जो नंबर एक लगा रहा हूं वो थोड़ा सा नंबर एक पे रखना है। दक्षिण में विद्रोह बहुत हो रहे थे, दक्षिण में विद्रोह को नियंत्रित करना, विद्रोह को नियंत्रित करना। दक्षिण में विद्रोह हो रहे थे तो उनको नियंत्रित करना चाहता था ये, कि मैं राजधानी यहां ले लूंगा तो दक्षिण में यहां विद्रोह को मैं नियंत्रित कर लूंगा। ठीक है। दूसरा ये था कि इधर मंगोलों के आक्रमण बहुत बढ़ गए थे दिल्ली पर। तब भी एक कारण ये भी है कि मंगोलों के लगातार दिल्ली पर आक्रमण हो रहे थे। लगातार दिल्ली पर आक्रमण, तो इसने सोचा कि कोई सेफ जगह ढूंढ लूं। ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मंगोल लगातार दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। एक तीसरा कारण है कि साम्राज्य का जो केंद्र है वो देवगिरी था, इसके साम्राज्य का केंद्र। भाई इसका जो ये साम्राज्य हुआ करता था, ये इस साम्राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इसके केंद्र में था देवगिरी। ठीक है। इसलिए राजधानी बनाई थी, ये बरनी कहता है। ये बात केवल बरनी के अनुसार है, बाकी मैंने इसको तीसरा नंबर दिया है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्यों ले गया था ये दक्षिण में, तो दक्षिण में कंट्रोल करने के लिए ले गया था। नंबर एक इसको ही मानना है उत्तर आपको। नंबर दो, मंगोलों के लगातार आक्रमण से दिल्ली में ये परेशान हो चुका था, दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रहा था, और साम्राज्य का केंद्र देवगिरी था। ये बर्नी लिखता है, बर्नी के अनुसार ये कारण है। बर्नी ने ये कारण नहीं बताया, बर्नी ने ये बताया कारण। तो तीन कारण है इसका। तो ये दिल्ली से दूर ले गया क्योंकि ये मानता था कि साम्राज्य का केंद्र है, इसलिए ये ले गया था। अब देखो, कहां तो दिल्ली, कहां महाराष्ट्र में देवगिरी। इसने कहा दिल्ली पूरी खाली करो, मोहम्मद बिन तुगलक। तभी तो मैं कहता हूं ना, इसके पागलपन का अंश कहा गया, इसको पागल शासक कहा गया। ठीक है। और अपनी योजना के लिए रक्त भी बहा देता था। सबको कहा सब दिल्ली खाली कर दो। दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई, वहां बिल्ली और कुत्ता तक नहीं बचा था। ये बर्नी ने लिखा है। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी ने लिखा कि दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई, दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई, दिल्ली में एक कुत्ता व बिल्ली भी नहीं बचा। यानी इसने जबरदस्ती, जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनको भी ट्रांसफर किया, जबरदस्ती। अब कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई असहाय, ठीक है, कुछ लोग नहीं जा रहे थे, उनको मृत्युदंड भी दे दिया इसने। तो कई तो दिल्ली से बंबई का सफर, इतना दूर सफर था, कई लोग तो रास्ते में मर गए, कोई रास्ते से ही भाग गया। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन इसको ये राजधानी जो है वो सुटेबल नहीं लगी, दिल्ली को संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यह पुनः इसने दिल्ली राजधानी बना ली थी। तो पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया, तो ये प्लान इसका क्या हो गया? फेल हो गया। पुनः
दिल्ली को राजधानी बनाई। तो इस प्रकार इसका ये जो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्लान था ये पूरी तरह से फेल हो गया था और पुनः दिल्ली को राजधानी इसने बना ली। अब देख लो कितना बड़ा इसने संघर्ष किया और वापस दिल्ली को राजधानी बना ली थी। इसामी ये लिखता है, इसामी तो यही कहता है कि भैया ना केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग ही देवगिरी पहुंचा था और उन लोगों ने भी देवगिरी को बहुत ज्यादा उपजाऊ और समर्थ बना दिया था इसामी के अनुसार। तो इसामी क्या लिखता है कि यद्यपि मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग ही देवगिरी पहुंचा और उन लोगों ने उसे उपजाऊ व समर्थवान बनाया। देवगिरी को काफी फिर देवगिरी में काफी मुसलमान रह भी गए। देवगिरी एक सूफियों का, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा केंद्र भी बन के उभरा। तो इस प्रकार से ये राजधानी बनाना और राजधानी को वापस दिल्ली ले जाना ये इसकी बहुत बड़ी भूल थी। तो ये पूरी स्टोरी आपको इसकी ध्यान में होनी चाहिए। पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा इसने क्या किया, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये क्या चीज होती है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? ये पहले नहीं चलती थी। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मेरे पास में एक सोने का सिक्का है, सोने का एक सिक्का है और उस सोने के सिक्के से मैं है वो एक मान लो 100 kg गेहूं खरीद सकता हूं। मेरे पास एक सोने का सिक्का है, क्योंकि सिक्के सोने चांदी धातु के ही होते थे, तो मैं उससे एक 100 kg गेहूं खरीद सकता हूं। अब मैंने सोने के सिक्के के, मेरे सोने के सिक्के के 2 टुकड़े कर दिए। सोने के, मेरा सोने का सिक्का था, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो अब मैं बाजार में जाऊंगा तो भी मुझे 100 kg गेहूं मिल जाएंगे। 100 kg नहीं मिलेंगे तो 98 kg मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां भाव धातु का है, यहां कीमत इस धातु की है जो सोना है, इसलिए मुझे मिल रहा है ये चीज। और यही मुद्रा चलती थी पहले, ठीक है, कि जितना सामान खरीदना है वास्तव में उस धातु की कीमत उतनी होती थी। तो इस चांदी की चीज ला रहे हो तो चांदी के बराबर मिल जाएगा। चांदी का सिक्का था तो चांदी की जो वैल्यू थी उसमें कितना ग्रेन का सिक्का था वो, तो उस हिसाब से मान लो 1 kg मिल रहा है गेहूं तो 1 kg मिल जाएगा। तो इस ये चांदी का सिक्का टूट के 2 टुकड़े भी हो गए तो भी आप दोनों टुकड़े ले जाके दोगे तो भी 1 kg दे देगा, क्योंकि कीमत धातु की है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा जो अभी चल रही है, अभी आपके पास में एक नोट है जो 500 रुपए का है। आप दुकानदार के पास जाओगे और 500 रुपए की चीज लेकर आ जाओगे। आपके पास उस नोट पर अगर मैंने 20 रुपए लिख दिए तो आप 20 रुपए का सामान लेके आओगे। रिजर्व बैंक 20 लिख दिया तो 5 रुपए लिख दिया तो आपको 5 रुपए का। तो ये क्या है? ये संकेत है। तभी नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपए देने का वादा करता हूं। तो वो वादा किया गया है कि इस सांकेतिक मुद्रा की कीमत इतनी है। अब मैं इस नोट के 20 टुकड़े कर देता हूं, 10 टुकड़े कर देता हूं। क्या बाजार में 500 के नोट के 10 टुकड़े करके ले आओगे 500 का सामान? नहीं ला सकते, क्योंकि वो सांकेतिक मुद्रा थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार भारत में अगर किसी सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई तो उसका श्रेय जाता है इसको। तभी तो इसको हमने मुद्रा शास्त्री कहा था। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई, इसने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने क्या किया
कि भाई चांदी मेरे राज्य में महंगी है, मेरे पास में ज्यादा सिक्के चांदी के ही चलते हैं जो टंका कहलाते हैं। इसने कहा चांदी बहुत महंगी है तो क्यों नहीं मैं तांबे के और कांसे के और इनके सिक्के चला दूं, और इनकी कीमत इस चांदी के टंका बराबर ही होगी। यानी मैं चांदी के टंका लेके जा रहा हूं, एक एक चांदी का टंका लेके गया और मैं 1 केजी गेहूं लाया, तो अब मैं एक तांबे का सिक्का लेके जाऊंगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर रखी गई और 1 केजी गेहूं मिल जाएगा। ये संकेतिक हो गया ना। इसकी वास्तव में एक तांबे के टुकड़े के 2 टुकड़े कर दोगे तो आपको 100 ग्राम भी गेहूं नहीं मिलेगा, इसकी इतनी कीमत है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसने तांबे के टंका के बराबर, चांदी के टंके के बराबर तांबे के सिक्के चला दिए। अब होता क्या है, इसने चला तो दिए, ठीक है। अब लोगों ने क्या क्या किया देखो, लोगों ने एक तो क्या किया कि तांबा लाला के घर पे ही सिक्के डालने लगे, टकसाल बना ली। पहले सांचे में सिक्के डलते थे, घर पे सांचे बना बना के तांबे के सिक्के छापने लग गए। क्यों? तांबे के सिक्के से कितनी कीमत की चीज आ रही है, चांदी के टंके के बराबर। और कई लोग तो ऐसे थे बाजार में तांबे के सिक्के ये बेचकर और चांदी के सिक्के इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि बराबर वैल्यू थी, लेकिन चांदी तो महंगी थी ना। तो चांदी इकट्ठी करने में लगे हुए थे, घर पे जमा कर लिए चांदी के टंका। बाजार में राजा ने निकाले 10,000 तांबे के सिक्के, बाजार में चल रहे हैं 40,000 तांबे के सिक्के, नकली आ गए। क्योंकि क्या दिक्कत है, सांचे में ही तो ढालना है, सिक्का बनाना बहुत आसान काम होता है। आभूषण बना देता है सुनार, वो कितनी महीन कारीगरी कर देता है, तो सिक्का बनाना कौन सा खेल है, सांचा बनाया और सांचे में ढाला। लेकिन पहले तो क्या था, चांदी के टंके के बराबर चांदी होनी जरूरी थी, चांदी की वैल्यू थी, लेकिन इसने कहा कि तांबे का भी बराबर चलेगा। तो इस प्रकार से तो बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। बर्नी क्या लिखता है कि हिंदू अपने घरों में छापने लग गए, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं या बर्नी। लेकिन आपसे पूछे ये सांकेतिक मुद्रा वाली योजना क्यों असफल हुई, तो आप बताओगे कि नकली सिक्कों की मात्राएं बाजार में बढ़ गई, लोग चांदी के टंकों को भी स्टोर करके रखने लग गए। ठीक है। तो चांदी के टंके के टंका के बराबर तांबे तांबे व कांसे के सिक्के चलाए। आपसे पूछे ना किसके चलाए, तो इन दो में से फिर तांबा ज्यादा सही करना। ठीक है, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। बर्नी ने इस योजना के फेल होने का कारण लिखा है। बर्नी ने कहा है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इसका मतलब है कि जो है नकली सिक्के बहुत ज्यादा छपने लग गए, नकली सिक्कों का प्रचलन बढ़ा और योजना क्या रही, योजना असफल हुई। इसने कहा भाई वापस लाओ सिक्के। ये योजना भी देखो, इसकी पहली योजना राजधानी वाली भी फेल रही, ये भी फेल रही। सिक्के वापस मंगवाए इसने, सिक्के वापस मंगवाए कि वापस जमा करा दो, योजना फेल हो गई थी। तो कहा जाता है कि जो तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद में सिक्कों का ढेर लग गया था, टीला बन गया था, सिक्कों का ढेर लग गया। इसने कहा सिक्के वापस लाओ, सिक्के वापस आए तो ढेर लग गया तुगलकाबाद में। इसने कहा भाई इतने सिक्के तो मैंने जारी नहीं किए थे, क्यों वो नकली आ गए फिर। क्योंकि भाई वापस जमा कराना है तो जैसे नोटबंदी में नोट जमा कराए तो नोट मिले भी तो इन लोगों ने तांबे के सिक्के सरकार को जमा कराए, सरकार ने इनको चांदी का टंका दिया, अब वापस इन लोगों के मौज हो गई, उसमें नकली भी चलने लगे। तो भयंकर नुकसान इसको इसमें हुआ सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में। इसने तीसरा इसका योजना थी, वो थी खुरासान अभियान।
ये योजना क्या थी? समझो, खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन जीतने की योजना बनाई। 3.5 लाख सैनिकों की एक फौज तैयार की और उनको 1 साल का पेमेंट दे दिया। मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन जीतना चाहता था मध्य एशिया में, और उसके लिए उसने 3.5 लाख सैनिकों की सेना तैयार की। 1 साल का पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया कि लो 1 साल का पेमेंट, और अपन को खुरासान पर चढ़ाई करनी है। लेकिन किसी कारण से ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। भाई खुरासान का इतना बिजी रहा, व्यस्तता में रहा कि खुरासान का अभियान हो ही नहीं पाया, तो इसने सेना भंग कर दी। तो इस प्रकार देखो कितना बड़ा लॉस हुआ। 1 साल का पेमेंट दे दिया, सैनिकों में अब नाराजगी भी तो बड़ी है, सेना आपने भंग ही कर दी जो 3.5 लाख सैनिक तैयार किए थे। तो खुरासान अभियान के लिए, खुरासान विजय के लिए 3.5 लाख सैनिक सैनिकों की सेना तैयार की। एक वर्ष का अग्रिम भुगतान दिया एडवांस में। लेकिन किसी कारण से, व्यस्तता से, ये योजना क्रियान्विति नहीं हुई, योजना की क्रियान्विति नहीं हुई, और इसने बाद में सेना भंग कर दी। प्लान बहुत जबरदस्त थे उसके, कहते हैं ना किस्मत ही साथ नहीं दिए। काम इसने अच्छे अच्छे किए, लेकिन इसके सब योजनाएं फेल हो गई। वो खुरासान अभियान है इसका, वो इसका फेल हो गया। ठीक है, तो इसके अभियान पूरी तरह से फेल होने लग गए। नंबर 4 देखें। 5 अभियानों पर चर्चा करेंगे, 5 योजनाओं पे। कराचिल अभियान। कराचिल अभियान क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, कराचिल जीतने के लिए, कराचिल जीतने के लिए 1 लाख सैनिकों की सेना भेजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, कराचिल है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं जो क्षेत्र है उसमें। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल जीतने के लिए 1 लाख सैनिक भेजे। खुसरो मलिक के नेतृत्व में सेना भेजी, और उन्होंने आसानी से जाते ही कराचिल में, कुमायूं में घुसे 1 लाख सैनिक खुसरो मलिक के नेतृत्व में जीत लिया। खुसरो मलिक ने सोचा पहाड़ी इलाका जीतना तो इतना आसान है, तुरंत ही जीत गया मैं तो, पूरी सेना ऐसे बची है। तो उसने प्लान बनाया कि अब हम चलेंगे आगे, हुमायूं से आगे चलेंगे, तिब्बत जीतेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को पता ही नहीं, उसकी सेना बढ़ गई आगे, और वहां आया एक बर्फीला तूफान, और सेना हो गई समाप्त। कहते हैं 5 सैनिक वापस लौटे थे। कितनी भयंकर नुकसान हुआ है इसको। 5 सैनिक वापस आए इसके कराचिल में से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल, कराचिल पड़ता है कुमायूं क्षेत्र में, जीतने के लिए 1 लाख सैनिक भेजे थे। खुसरो मलिक के नेतृत्व में भेजा। ठीक है, ये चले गए, तो कराचिल जीत भी लिया। कराचिल जीतने के बाद सेना तिब्बत की ओर बढ़ी। सेना तिब्बत की ओर बढ़ी, और बर्फीले तूफान में, बर्फीला तूफान आया और सेना नष्ट हो गई।
इस प्रकार से ये कराचिल के बाद में भी इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसकी जो योजनाएं थी कहीं ना कहीं समझ लो प्लान अच्छे थे, लेकिन किस्मत की बातें ही है ये सब, कि योजनाएं अच्छी बना रहा था। हो सकता है इसकी सेना तिब्बत पहुंचकर तिब्बत को जीत भी लेती, लेकिन बर्फीला तूफान आया और सेना खत्म हो गई। पांचवा इसका अभियान है दोआब में करवर्दी। इसने क्या किया? दोआब, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो अपने दोआब में कौन है? गंगा और यमुना नदियां जो है उनके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। इसने क्या किया? दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि इसको पता था दोआब में ना भाई गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र है, आमदनी शानदार होगी, तो इसने वहां पर राजस्व बढ़ा दिया। और किस्मत की बात देखो, इसकी किस्मत ही खराब है। इसने टैक्स बढ़ाए क्योंकि ये जानता था दोआब में जबरदस्त आय होती है। और उसी साल दोआब में अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल 2-3 साल तक चला, अकाल भी अकाल पड़ गया। इसके कर्मचारी वहां पर जबरदस्ती कठोरता पूर्वक वहां पर लगन वसूली करते थे, टैक्स वसूली करते थे। तो अब किसानों के टेंशन हो गई कि अकाल पड़ा हुआ है, लगान कैसे दें। तो किसान वहां से रफू चक्कर हो गए, वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। और कई जगह तो किसानों का विद्रोह भी हुआ दोआब के अंदर। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब तक पता चला 2-3 साल बीत गए, और दोआब में जो उसको पहले इनकम होती थी वो इनकम भी नहीं हुई, क्योंकि आधे किसान छोड़ के चले गए, अकाल पड़ गया, विद्रोह हो गए। तो इसका जो आय हमेशा होती आई, इसने तो टैक्स बढ़ाया था कि आय हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी, और वो पहले वाली नसीब नहीं हुई इसकी। इसकी ये हालत हो गई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को खुद इस इलाके में रहना पड़ा यहाँ की स्थिति ठीक करने के लिए। 2.5 साल तक वो यहाँ पर शिविर लगाकर रहा था। स्वर्ग द्वारी एक जगह है यूपी में, वहां पर रुका हुआ था। 2.5 साल रहा वो खुद स्थितियों को काबू में लाने के लिए, किसानों के लिए फिर काम किया, अकाल राहत के लिए किसानों के लिए काम किया, अकाल संहिता तैयार करवाई, किसानों को ऋण देने का, इससे पहले कोई नहीं देता था, किसानों को ऋण दिया जिसे तकावी या सौंदर कहा जाता है। तो इसको इसकी योजना यहां पर भी फेल हुई। किसानों के लिए फिर काम भी इसने अच्छे किए, ठीक है, क्योंकि योजनाएं ये बनाता था, सुधारने का भी प्रयास करता था, लेकिन प्लान इसके फेल हो जाते थे। तो इसने एक कृषि विभाग भी खोला, एक नई पद्धति भी चलाई दोआब में कि फसलों को बदल बदल के बो, फसल चक्कर के अनुसार बो। तो इस प्रकार का इसने कई, ये इसके कृषि सुधार भी माने जाते हैं। तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इस दोआब में करवर्दी को समझना पड़ेगा आपको। गंगा यमुना दोआब में करवर्दी की, टैक्स बढ़ा दिया वहां पर, लेकिन उसी साल यहां अकाल पड़ गया। और अकाल भी लंबा रहा। और यहां पर कर्मचारी जो थे राज्य के, कर्मचारियों ने कठोरता पूर्वक राजस्व वसूलियां शुरू की, लगान वसूली शुरू की। तो किसानों का पलायन हो गया। और कई जगह पर किसानों का विद्रोह हुआ। तो ध्यान रखना, किसानों का विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक खुद आया यहां पर। मोहम्मद बिन तुगलक 2.5 साल तक, कम 2.5 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी यूपी में रहा। खुद यहां पर 2.5 वर्ष तक रहा था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूपी में। और यह सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अकाल के लिए काम करना शुरू किया है, जिसने अकाल राहत के लिए कार्य किया। 2.5 साल वहां रहकर स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। ये पहला सुल्तान है जिसने अकाल संहिता तैयार करवाई। अकाल संहिता, ये जो इसने अकाल संहिता तैयार करवाई पहला सुल्तान था। इसे, इनकी जो लैंग्वेज है, फारसी लैंग्वेज है, उसमें कहा जाता है उसलूम। तो एग्जामिनर उसलूम नाम से भी पूछ ले। तैयार करवाई, देखो किसानों के लिए कोई अच्छा काम का नाम आए ना, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक कर सकते हो, क्योंकि इसने कई कार्य ऐसे हैं जो इनके लिए करवाए हैं। ठीक है, अब किसानों को ऋण भी देगा ये। सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने किसानों को ऋण दिया। ऋण को कहते हैं तकावी। तकावी, जो कृषि ऋण है उसे तकावी कहा जाता है। आप लिख देता हूं, दिया। वैसे इन ऋणों का जो नाम है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, उन ऋणों को सोंदर कहा जाता है। सोंधर, सोंदर भी कहा जाता है, सोंधार भी कहा जाता है, सोंधर भी कहा जाता है, एक ही बात है। सोंधर ऋण, ध्यान रखना। तकावी भी लिखा आ सकता है क्योंकि किसान ऋणी है तकावी। इसका वास्तविक नाम सोंधार, सोंधर, सोंधर। ठीक है, ये ऋण का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कृषि विभाग भी बनाया। कृषि विभाग की स्थापना की। पहली बार ऐसा हुआ कि कृषि के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और उस कृषि विभाग का नाम था दीवाने कोही। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया दीवान ए कोही। और उस अधिकारी का नाम होता था अमीर ए कोही, जो इसका अधिकारी होता था। या पूरा नाम दीवान ए अमीर ए कोही भी लिखा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दीवान ए कोही उस डिपार्टमेंट का नाम, या दीवान ए अमीर ए कोही। अमीर ए कोही इसका जो लीडर होता था उसको कहते थे। तो दीवान ए अमीर ए कोही, अमीर ए कोही एक ही बात है ये। इसने क्या किया, फसलों को बदल बदल बोने का सिस्टम शुरू किया। फसल को बदल बदल कर फसल को बदल बदल कर बोना शुरू किया। इस प्रणाली को अपन कहते हैं चक्रावर्तन पद्धति। तो एग्जामिनर ये भी करते हैं कि चक्रावर्तन पद्धति किसने लागू की। फसलों को बदल, चक्र, फसल चक्र कहते हैं ना इसको, फसलों को बदल बदल कर बोना। तो ये इसने जो है सुधार कार्य किए। तो ये आपको चीजें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो इसने क्या क्या कार्य किए। अब इसकी अपन मोहम्मद बिन तुगलक देखो, इसकी धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक नीति इसकी बड़ी जबरदस्त है।
मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों को हम देखें तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसकी एक स्पेशल धार्मिक नीति है। कैसी धार्मिक नीति है? पहली तो देखो, इसने खलीफा से अनुमति ली, क्योंकि इस्लाम कहता है कि भाई आप खलीफा से अनुमति लो। तो उस समय खलीफा की एक शाखा मिस्र में चल रही थी, तो इसने मिस्र के खलीफा से अनुमति प्राप्त की। मिस्र के खलीफा से अनुमति प्राप्त की। शासक बनता है कोई मुसलमान तो एक खलीफा से अनुमति लेने का रिवाज है, इसने मिस्र के खलीफा से ली। ठीक है, मिस्र के खलीफाओं के एक वंशज हुआ करता था गयासुद्दीन महमूद, उसको दिल्ली बुलाकर इसने सम्मानित भी करवाया था। मिस्र के खलीफा के वंशज, मिस्र के खलीफा का वंशज हुआ करता था जिसको इसने दिल्ली बुलाया, गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद को इसने दिल्ली बुलाया और इसको सम्मानित किया। दिल्ली बुलाकर इसको धन वगैरह दिया, सम्मानित किया। बहुत गरीब स्थिति थी, फकीर था पूरी तरह से। गयासुद्दीन महमूद के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे, इसको दिल्ली बुलाकर काफी धन भी दिया, इसको सम्मानित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये देखो, एक इनका इस्लाम में क्या होता है कि इस्लाम में ये होता है कि जो सल्तनत काल की विशेषता रही कि शरीयत के अनुसार शासन चलाने की, या जो शरीयत की व्याख्या करता था एक धार्मिक समूह हुआ करता था उलेमा। उलेमा वर्ग के कहने पर शासन, उसके अनुसार शासन चलाना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने गिनती नहीं की। तो उलेमा वर्ग इससे नाराज ही रहता था। उलेमा जो धर्म की व्याख्या करने वाला ग्रुप था धार्मिक, उलेमा वर्ग या शरीयत जो इस्लाम के कानून है के अनुसार शासन नहीं चलाया। ऐसा पहले भी हुआ था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी शरीयत के अनुसार नहीं चलाया शासन, और इसने भी नहीं चलाया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला सुल्तान हुआ है जो हिंदुओं के साथ सहिष्णु रहा। पहला सुल्तान जो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रहा। किसी हिंदू को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करना, ये काम इसने किया ही नहीं। इससे पहले सभी मुसलमान शासक कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया, तो एक बढ़िया चीज है। और ये पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, इससे पहले किसी ने नहीं लिया। जो हिंदुओं के त्योहारों, होली आदि, विशेषकर होली में तो पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए। इससे भी पता चलता है, इसने देखो नगरकोट है ना, नगरकोट में जो ज्वाला नगरकोट को जब लूटा था, तो नगरकोट को लूटने के, जीतने के बाद, नगरकोट को जीतने के बाद इसने जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको नहीं तोड़ा।
नगरकोट का जो सबसे फेमस मंदिर था। तो ये चीजें बता रही कि हिंदुओं के प्रति इसका सॉफ्ट नेचर था। नगरकोट, ये इसने नगरकोट को जीता लेकिन ज्वालामुखी मंदिर को नहीं तोड़ा। ठीक है, जैसे इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद में जो गद्दी पर बैठेगा फिरोज शाह तुगलक, वो नगरकोट को लूटेगा, मंदिर को तोड़ेगा, मूर्तियां तोड़ेगा। उसके बाद में एक और हुआ सिकंदर लोधी, उसने भी नगरकोट पे आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, और मूर्तियां तोड़कर उसने तो कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी नगरकोट की, ज्वालामुखी मंदिर की। तो ज्वालामुखी मंदिर पर इसने भी आक्रमण किया लेकिन इसने मंदिर नहीं तोड़ा। फिरोज शाह ने तोड़ा, सिकंदर लोधी ने तोड़ा, और मूर्तियां तो कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी। यह गंगा का पानी पीता था। तो इसकी जो धार्मिक नीति है वो बड़ी स्पेशल है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति इसका नजरिया था वो काफी अच्छा था। एक रतन नामक एक हिंदू था। हिंदुओं को कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं रखते थे, इसने रखा। सिंध में राजस्व अधिकारी बनाया। तो सिंध में राजस्व अधिकारी इसने बनाया। तो ये इसके कार्य ये बता रहे हैं कि इसका जो दूसरे धर्म है उनके प्रति इसका थोड़ा नजरिया है वो बड़ा सॉफ्ट हुआ करता था। और क्योंकि इसने इस्लाम की कट्टरता को फॉलो नहीं किया ना, इस कारण। अगर ये शरीयत को फॉलो करता, उलेमा वर्ग को फॉलो करता, तो कहीं ना कहीं कट्टरता दिखाई देती। अगर अपन बात करें तो कुछ जैन विद्वान इसके समय, जैन विद्वान इसके समय जैन विद्वान थे जीन प्रभ सूरी। जीन जीन प्रभ सूरी थे। ये इनसे काफी लंबी चर्चाएं वगैरह करता था, लंबी चर्चा परिचर्चा करता था, लंबी चर्चाएं किया करता था। जैन विद्वान से अक्सर इनसे मिलता था और इनसे लंबी चर्चाएं वगैरह करता था। एक जैन विद्वान और था राजशेखर। राजशेखर को भी इन्होंने सम्मानित वगैरह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो धार्मिक रूप से इसमें कट्टरता कम थी। जैन मंदिरों की यात्राएं भी की इसने। तो ये कितनी स्पेशल बातें इसकी आपको देखने को मिल रही है जो किसी की नहीं थी। हाँ, बाद में अकबर ने जरूर इसको थोड़ा फॉलो किया था। ठीक है, अकबर ने फॉलो किया था बाद में, बहुत बाद में। सल्तनत काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सल्तनत काल के अंदर आपको केवल इसकी देखने को मिलेगी। राजस्व नीति की बात करते हैं कि इसकी कर प्रणाली का क्या सिस्टम था। राजस्व नीति, तो राजस्व नीति की इसकी बात करें तो इसने भू राजस्व पुनः 1/2 कर दिया। भू राजस्व पुनः 1/2 कर दिया। इसके पिता ने 1/3 किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 किया था। तो दो ही जने हुए हैं इतिहास के अंदर जिन्होंने 1/2 राजस्व वसूल किया है, ध्यान रखना इतिहास में। एक तो अपन ने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भू राजस्व बना दिया था, और उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने 1/2, इसके अलावा किसी ने नहीं 1/2 वसूल किया है। तो 1/2 वसूल अलाउद्दीन खिलजी ने और इसने किया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो जबरदस्त तथ्य बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। उसके अलावा इसने क्या किया, इसने सर्वप्रथम इजारेदारी की प्रथा चलाई इस काल में।
या जिसे मुक्ता प्रथा भी कहते हैं। एक तरह से ये ठेकेदारी सिस्टम होता है। इसमें क्या किया इसने इसने राजस्व वसूल करने का काम ठेके पर दे दिया। राजस्व वसूल करने का कार्य ठेके पर दिया। देखो आप इन शब्दों से समझ जाओगे। इजारेदारी, इजारे का मतलब इजारेदारी गांवों में भी जब जमीन है ना अपनी बोने के लिए किसी को ठेके पे दे देते हैं तो उसे इजारेदारी कहते हैं कि आपका जमीन इजारे दे दिया, यानी ठेका पर 10,000 20,000। यहाँ मुक्काता या मुक्ता या मुक्काता भी कहते हैं इसको। मुक्काता या मुक्ता कह दो या मुक्काता कह दो, एक ही बात है। कई बार ज्यादातर ये शब्द ज्यादा काम में लिया जाता है, मुक्काता। मुक्काता, मुक्काता आपने गांव में एक राजस्थानी में एक शब्द सुना होगा, मुक्कल्ड है। ये वर्ड इसी से बना है। मुक्कल्ड मतलब ठेकेदारी में जमीन जाना देवन है, तो जमीन रिलेटेड है। अपने गांव में भी इजारा मुक्कल्डा ये शब्द चले। यही चीज है, राजस्व वसूल करने के लिए जो ठेका प्रणाली है वो इसने शुरू की थी। एक इसने क्या किया, एक रजिस्टर तैयार कराया जिसे कहते हैं हस्म ए बहिलास्ट। हस्म ए बहिलास्त। बही जानो ने थे, बही मतलब जो पुराने समय में लिखा पढ़ी करता ना उसको बही कहते हैं। लास्ट से लिस्ट बना लो कि हस्म ए बही लास्ट। इसने रजिस्टर तैयार किए, बहियां तैयार की इक्ताओं की आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए। इक्ताओं की आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए इसने रजिस्टर तैयार करवाए। रजिस्टर मतलब बहियां, बहियां तैयार करवाई, तभी तो बही है ना, हस्म ए बही लास्ट। बहियां तैयार करवाई। इक्ता मतलब जहां से इनको भू राजस्व आता था उन जमीनों को इक्ता कहा जाता था। तो इक्ताओं का पूरा हिसाब किताब बहियों में तैयार करवाया जाता था। इसके अलावा इसने क्या किया, एक नई पोस्ट बनाई जो राजस्व वसूल करती थी। इक्ता में इक्तेदार वगैरह तो हुआ ही करते थे, उसके अलावा इसने एक पोस्ट बनाई। अच्छा है क्वेश्चन, जब मैं आपको प्रशासन पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। वली उल खराज। खराज मतलब क्या होता है, राजस्व। भूमि का जो राजस्व है उसे खराज कहते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल गया कि वली उल खराज। कई जगह केवल वली वर्ड भी लिखा जाए तो एक ही बात है, वली उल खराज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्ट किसने चलाई थी। ये इसी ने पद बनाया था और ये क्या करता था, भूराजस्व, भूराजस्व का कार्य था, भूराजस्व वसूली का कार्य था। वली उल खराज। या सिंपल वली नामक पोस्ट इसने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं, ये राजस्व की बातें हो गई, 3-4 बातें बन रही थी, ठीक है, राजस्व की। और अपन देख ले तो इसने बिजनेसों में भी पूंजियां लगाई थी, व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप में भी। ये तो भू राजस्व की बात है। उसके अलावा भी इसने राजस्व कैसे कर रखा था, इसने क्या कर रखा था, व्यापार में भी, व्यापार में भी पूंजी लगाई। व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप में काम भी इसने, वो भी एक राजस्व का इसके पास में अच्छा स्रोत हुआ करता था। जो व्यापारियों के साथ इसने पैसा वैसा लगाया था वो भी। अब बात करते हैं इसका प्रशासन में इसने क्या सुधार किए। प्रशासन की बात करें तो इसने प्रशासन के अंदर एक पोस्ट चलाई थी, अमीर ए सादा। अमीर ए सादा नाम की इसने पोस्ट बनाई थी जो दक्षिण भारत में काम करती थी। अमीर ए सादा की जो पोस्ट थी, दक्षिण भारत में 100 गांवों पर इसको नियुक्त किया जाता था।
दक्षिण भारत में 100 गांवों पर 100 गांवों पर इसको नियुक्त किया जाता था। एक इसने पोस्ट बनाई, दीवान ए सियासत। ये पद भी किसका बनाया हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ है। दीवान ए सियासत पद इसने बनाया। तो ये प्रशासन की दो पद ध्यान रख लेना। एक एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। पहला सुल्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की। योग्यता के आधार पर इसने कर्मचारियों की नियुक्ति की। यह पहला शासक था। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रशासन के अंदर आप इन चीजों को थोड़ा सा, दो तीन बातें हैं इसकी जो थोड़ी सी देखनी है। अमीर सादा, दीवान सियासत का पद, योग्यता के आधार पर। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने योग्यता पे भर्ती नहीं की। ये क्वेश्चन ही है जो सिलेक्शन देंगे और सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। इसकी विदेश नीति देखते हैं। विदेश नीति में इसने काफी जो चेंजेस किए वो उन पे बात कर लेते हैं। विदेश नीति, इसने विदेशों से काफी संपर्क किए। कई विदेशों में राजदूत नियुक्त किए, कई विदेशों से राजदूत आए, विदेशियों का सम्मान भी किया इसने। ठीक है। तो इसने, ये प्रथम सुल्तान था जिसने राजदूतों का आदान प्रदान किया था। प्रथम सुल्तान जिसने चीन से, सीरिया से, कई देशों से इसने संपर्क रखे। ठीक है। चीन से, ईरान से, मिस्र से, ईरान, मिस्र आदि देशों से वैश्विक संबंध बनाए या वैदेशिक संबंध स्थापित किए। राजदूतों का आदान प्रदान किया। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक जो वैश्विक नीति है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जो इसने राजदूतों का आदान प्रदान किया, कई देशों के साथ संपर्क किया, ऐसा ये पहला सुल्तान था जिसने ऐसा किया है। ये विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था, विदेशी यात्रियों का सम्मान करता था। इसने आदेश दे दिया था कि जो भी विदेशी आए अपने, उनको एक एजा नाम से संबोधित किया जाए। आदेश निकाला। विदेशियों को एजा नाम से संबोधित किया जाए। तो विदेशिक नीति भी थी इसकी। इससे पहले आपने किसी की भी वैदेशिक नीति नहीं पढ़ी है, आप केवल इसी की विदेशिक नीति पढ़ रहे हो। चीन का जो सम्राट था तोगन तिमूर, उसने इसके दरबार में एक शिष्टमंडल भेजा था। चीनी सम्राट ने, तोगन तिमूर,
चीनी सम्राट जिसका नाम था तोगन तिमुर, उसने एक शिष्टमंडल भेजा था, एक शिष्ट मंडल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा। ये बौद्ध धर्म को मानता था चीनी शासक तोगन तिमुर, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक शिष्टमंडल भेजा था। क्यों भेजा था? ताकि भारत के अंदर जो बौद्ध मंदिर है उनकी देख रेख की जा सके, उनका रख रखाव और वो सिस्टम देखा जा सके, कोई कमी है तो उनको भारत में बौद्ध मंदिरों के रख रखाव हेतु भेजा। चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कईयों के साथ में इसके अच्छे संबंध हुआ करते थे। एक विदेशी यात्री इब्न बतूता, वो इसी के समय आया था, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसका क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन बन जाते हैं इब्न बतूता के। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक विदेशी यात्री आया, इब्न बतूता। मध्य काल में जितने भी विदेशी यात्री आए, सबसे टॉप का दर्जा दिया गया है इसको। तो जो इब्न बतूता आया, एक गाना भी सुना होगा आपने, इब्न बतूता पाँव में जूता, ऐसा कुछ गाना है। तो वो इब्न बतूता यही था, वो मोरक्को निवासी है, अफ्रीका का। मोरक्को, मोरक्को एक देश है अफ्रीका का। अफ्रीका में मोरक्को ऊपर की तरफ है। जैसे ये अफ्रीका देश है ना, अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर है मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में ऊपर की तरफ। यहां से उत्तरी अमेरिका, जो ये उत्तरी अफ्रीका इलाका है, वहां ऊपरी इलाके को उत्तरी मध्य अफ्रीका, ये इलाका दक्षिणी अफ्रीका कहलाता है। तो ऊपर जो अफ्रीका है, वहां मोरक्को देश है, वहां से आया था ये, इस क्षेत्र से। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का इलाका है, वहां से ये आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये रहा। तो अच्छा क्वेश्चन है कि किसके समय आया था इब्न बतूता। तो इसी में पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक में ही पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा था अपना राजदूत बनाकर। चीन में आप जान गए ना, चीन का सम्राट कौन था? तोगन तिमूर के दरबार में भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमुर के दरबार में भेजा था। तिगुन जो तोगन तिमुर था, उसके दरबार के अंदर इसको राजदूत बनाकर भेजा। 1342 के आसपास की बातें हैं ये। और ये एक शिष्टमंडल आया था, जो उसका पहले आया था। चीन के सम्राट ने भी तो भेजा था, फिर इसने भेज दिया। तो चीन रह के आया इसकी तरफ से। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का, वेरी इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी, काजी जो न्याय करता था, वो इसको नियुक्त किया गया। इसने पुस्तक, इसकी जो भी जानकारियां मिल रही है इसकी पुस्तक से ही मिल रही है। इसने पुस्तक लिखी थी, रेहला।
रेहला नामक इसने पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक इसने वहां अपने देश जाकर ही लिखी, मोरक्को ही। वहां के राजा का ये दरबारी बन गया था और वहां पर इसने पुस्तक लिखी थी। इसने इस पुस्तक के अंदर वास्तविकता मानी जाती है, क्योंकि अगर ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लिखता तो कहीं ना कहीं उसकी बढ़ाइयाँ लिख सकता था। अपने देश जाकर लिखी है तो काफ़ी इसके अंदर इसने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वास्तविकता टाइप ही लिखा है। इसने इस समय के बारे में लिखा है कि जो तुगलक साम्राज्य है, तुगलक साम्राज्य, उसके बारे में लिखा कि उसके अंदर टोटल 23 जो है 23 प्रांत थे, 23 मुक्ता थे या राज्य थे, प्रांत थे। तो इसने तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने प्रांत बताए हैं? प्रांतों को इसने मुक्ता कहा है, 23 प्रांत बताए हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को इसने 23 मुक्ताओं में बांटा है। उसके अलावा इसने साम्राज्य को सिंध या हिंद कहा है। साम्राज्य को क्या नाम दिया है? सिंध या हिंद कहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को इब्न बतूता ने अपनी किताब में क्या कहा है? सिंध या हिंद कहा है। बाद में सुल्तान से इसकी अनबन हो गई थी, यहां मोहम्मद बिन तुगलक से बाद में सुल्तान से अनबन, तो इसको एक बार जेल में भी डाल दिया गया। वैसे इसके बारे में मैं और बातें बताऊंगा इब्न बतूता के बारे में, जब मैं आपको साहित्य और साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे सल्तनत काल के, तब और चर्चाएं ढंग से इसकी करेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों की भी जानकारी देता है। बाद में इसको छोड़ दिया था, ये अपने देश चला गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों की जानकारी भी देता है। अपनी किताब में बताता है मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ सिक्कों के बारे में। जैसे एक है दिनार, जो सोने का सिक्का है, एक सोने के सिक्के दिनार। दिनार का कहता है कि दिनार इसके समय एक सोने का सिक्का था, अपनी किताब में लिखा है। और एक लिखा है अदली, अदली, अदली इसने चांदी का सिक्का बताया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। और तो किसी साहित्यों में इनका जिक्र नहीं होता, लेकिन इसके साहित्य में इन दो सिक्कों का जिक्र होता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चलते थे, दिनार और अदली। तो ये इसका विदेशियों के साथ में संबंध वगैरह हो गया। अब देखो, इसका साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। दिल्ली सल्तनत में इससे बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीता अलाउद्दीन खिलजी ने था। अलाउद्दीन खिलजी साउथ में नीचे तक चला गया, कन्याकुमारी तक, पूरा साउथ जीत लिया था उसने। ठीक है, लेकिन पूरा साउथ तो जीत लिया था, लेकिन साउथ जीतने के बाद भी आप देख रहे हो कि उसने केवल लूटा, उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया। तो तुगलकों का साम्राज्य काफी बड़ा था। इसके समय विद्रोह हुआ, इसके समय विद्रोह हुए, और इसके सर्वाधिक विद्रोह आज तक 34 विद्रोह, दक्षिण दक्षिण में 27 विद्रोह हुए थे। और जो राज्य थे वो सब नष्ट हो गए इसके समय, जो जीते हुए राष्ट्र थे। विद्रोह, विद्रोह की बात करें इसके समय तो टोटल संख्या नहीं पूछेंगे वैसे, लेकिन सर्वाधिक विद्रोह इसके समय हुए। लगभग 34 विद्रोह हुए थे, और दक्षिण भारत में हुए थे 27 विद्रोह। एक आइडियल बता रहा हूं कि कितने विद्रोह हो रहे हैं इसके समय। तो कुछ विद्रोह की अपन बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई नई रियासतें बनेगी, अब विद्रोह होंगे, वो सफल भी होंगे, और नई रियासतें बन जाएगी इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक। तो पूछा जा सकता है कौन सी रियासतें किसके समय नई बनी थी, नए राज्य खड़े हो गए दक्षिण के अंदर। तो इसका जो पहला विद्रोह है, इसके समय पहला विद्रोह 1326 के अंदर हुआ था, सागर के सूबेदार ने किया था।
सागर का सूबेदार था जिसका नाम था बाहुदीन गुरसाप। बाहुदीन गुरसाप। तो बाहुदीन गुरसाप ने विद्रोह किया इसके समय। गुरसाप तो सागर का सूबेदार था, उसने ये पहला विद्रोह किया था। ठीक है, इसने शरण ली थी कांपिले के शासक के पास में। शरण ली कांपिले। कांपिले एक दक्षिण में हिंदू राज्य बचा था, बाकी सब हिंदू राज्य खिलजियों ने जीत लिए थे। एक कांपिले बचा हुआ था और वहां का राजा था कांपिल देव। बाकी तो खिलजियों ने सबको जीत लिया था, एक बचा हुआ था। वहां इसने शरण ले ली। कांपिले एक ही बचा हुआ था साउथ में, बाकी तो खिलजियों ने मिला लिए थे। खिलजियों ने तो क्या जीत कर फिर इसका पिता आया मोहम्मद बिन तुगलक का गयासुद्दीन, उसने भी मिला लिए। केवल कांपिले कांपिले बचा हुआ था। तो कांपिले जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने छीन लिया इसको। तुगलक ने छीना तो इसका राज्य अब सबसे बड़ा हो गया। इसका राज्य आज तक सल्तनत में इतना बड़ा राज्य नहीं हुआ। और इसने क्या किया, इस बाहुदीन गोरसाप को पकड़ लिया और इसकी शरीर की खाल में भूसा भरकर शहर में घुमाया। शरीर की खाल में भूसा भरकर शहर में घुमाया ताकि कोई भी विद्रोह नहीं कर सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका विद्रोह बुरी तरह से दबाया, क्योंकि इसने कांपिले में शरण ली तो कांपिले छीन लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसकी खाल में भूसा भरवाया गया। तो नोट कि सबसे बड़ा जो राज्य हुआ सल्तनत काल में, सल्तनत काल का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य इसका रहा, मोहम्मद बिन तुगलक का रहा। और गया भी इसके समय, अब एक बार तो रह लिया, बाद में अभी देखेंगे हम इससे आज़ादी प्राप्त करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो अपनी योजनाओं में और उनमें बिजी था ना, तो विरोध भी होने शुरू हुए। तो अपन पहला विद्रोह देख लिया अपन ने, सागर के सूबेदार ने किया। दूसरा विद्रोह किया अवध के सूबेदार ने। अब इनका तो क्रम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अवध का सूबेदार जिसका नाम था आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी। अवध के सूबेदार ने विद्रोह कर दिया जिसका नाम था आइन उल